नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेखपाल में ग्रामीण परिवेश का जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी मैं कवर कराऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, भारत में उच्च उपज विविधता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था उच्च उपज विविधता कार्यक्रम? तो 1966-67 में। कब? 1966-67 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने किसान कल्याण नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। किस नाम से? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन के नाम से, किस मिशन के नाम से? तो किसान कल्याण मिशन के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह तक चलने वाले अभियान का आयोजन सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंडों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ? 75 जिले के प्रत्येक विकास खंडों में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दादूपुर गांव में मिशन की शुरुआत की। कहाँ पे? लखनऊ के दादूपुर नामक गांव में मिशन की शुरुआत की। उसके आगे देख लेते हैं, किसान कल्याण मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन आपका, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया है? ये लागू किया गया 1992 में। 1992 में किसान बही योजना लागू किया गया था। किसान बही योजना जो है उत्तर प्रदेश 1992 में लागू की गई थी। यह किसान का विवरण देता है कि उसके पास कितनी खेती योग्य भूमि है, उसके पास कितनी भूमि है। यह किसान के बेकार और भाग दौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। और इसके बाद यह इम्पॉर्टेंट है कि यह जो है तहसीलदार और कानगो के हस्ताक्षर के तहत जारी किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया किसान भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो तहसीलदार और कानगो के हस्ताक्षर पे। आगे आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में शुरू हुई थी। तो अब देखिए, मृदा कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी। अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो आप देखिए, जब खेती हम करते हैं तो किस पे करते हैं? तरह का मृदा ही होता है। इसको ट्रिक में बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। तो पहले मिट्टी पे खेती करेंगे आप, तो खेती करेंगे तो मतलब मृदा आएगी। तो मृदा मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में लागू हो गई। और उसके बाद जब खेती में आपका फसल तैयार होगा तो फिर फसल बीमा योजना आएगी। तो लगातार उसके बाद 2016 में आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। यह किसानों के लिए उसकी फसल की एक बीमा सेवा है। क्या? किसानों की फसल के लिए एक बीमा सेवा है। इसे वन नेशन वन स्कीम के थीम के अनुरूप बनाया गया है। यह 2 योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रस्तापित करती है। किसको? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रस्तापित करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे किसान उदय योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो किसान उदय योजना जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और उसके बाद आगे है आपका, पर ड्राफ्ट फॉर मोर क्रॉप फसल सरकार की किस योजना है? तो जो पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? ठीक है, भारत सरकार किस योजना का लक्ष्य है? ये है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का यह लक्ष्य है। पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, ICAR और NICRA परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह परियोजना शुरू की गई थी 2011 में। ICAR और NICRA, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस एग्रीकल्चर फरवरी 2011 में शुरू किया गया था। और NICRA जो है नेशनल कृषि अनुसंधान परिषद एक नेटवर्क परियोजना है। इसका परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिसमें फसलों की जलवायु परिवर्तन, जलवायु विविधता के लिए शामिल किया गया है। NICRA परियोजना के प्रमुख घटक जो हैं निम्नलिखित। इसमें क्या क्या घटक हैं? वह है अनुकूल और समन्वय सामरिक अनुसंधान, जलवायु विविधता से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रायोजित प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान। आगे है
किसानों के लिए ब्याज सबवेशन योजना क्या है? तो किसानों के लिए ब्याज सबवेशन योजना जो है आपका सस्ती ब्याज दरों पे अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना है ब्याज सबवेशन योजना का उद्देश्य। आगे देखते हैं, किसानों के लिए ब्याज सबवेशन योजना जो है 2006-07 में लागू की गई थी। कब? 2006-07 में लागू की गई थी और इसे वर्ष 2020-21 के लिए लागू किया जा रहा है। लागू कब हुई थी? तो 2006-07 में। लागू किस वर्ष के लिए किया जा रहा है? तो 20-21 के लिए लागू किया जा रहा है और इसके तहत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक हर साल 3% की ब्याज छूट मिलेगी। ये सबवेशन किसानों के अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा और इसके द्वारा जो है किसानों के लिए ब्याज सबवेशन योजना का उद्देश्य जो है सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा यह कार्यान्वित किया जाता है। तो किसके द्वारा कार्यान्वित किया? RBI और नाबार्ड के द्वारा। आगे है आपका, इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित पर ब्याज सबवेशन मिलता है। किस पे? अल्पावधि फसल ऋण, फसलोत्तर ऋण और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान। आगे है दोस्तों, आगे है आपका, निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल के लिए ऋण दिया जाता है? तो किसके तहत दिया जाता है? तो KCC, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। KCC के तहत किसानों को ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत उत्तर प्रदेश में फसलों के लिए किसानों को ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में प्रारंभ की गई थी। यह क्रेडिट योजना है, यह मॉडल योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार की गई थी। कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए RV गुप्ता समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई। किसके द्वारा? तो RV गुप्ता समिति के सिफारिश के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार का उद्देश्य जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के लिए समय पर और पर्याप्त फसल ऋण को उपलब्ध सुनिश्चित करना है। आगे आपका, निम्नलिखित में से किस विभाग ने गोवर्धन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मवेशियों और जैव निम्नीकरण कचरे का प्रबंध करना और किसानों की आय में मदद करना है? तो किसके द्वारा शुरू किया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय 3 फरवरी 2021 को गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च करेगा। यह योजना जो है गाँवों को उनके मवेशियों और जैव निम्नीकरण कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए समर्थन पर केंद्रित है। भारत सरकार ने बायोडिग्रेडेबल कचरे को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसे 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत एक प्राथमिक कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया है। यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। पेयजल और स्वच्छता विभाग हर जिले की तकनीकी सहायता प्रति जिले 50 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे है, कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना की मंजूरी दी है? तो 3 सरकारी कार्यक्रमों के तहत। कितने चरणों में? 3 चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना की मंजूरी दी गई है। किस संगठन द्वारा हनी मिशन योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए हैं? तो ये KVIC के तहत। किसके तहत? KVIC के तहत। इसका फुल फॉर्म होता है खादी ग्रामोद्योग आयोग, KVIC। और इसके बारे में देख लेते हैं, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में 700 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं जो प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार प्रदान करते हैं। यह मधुमक्खी के बक्से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को KVIC प्रशिक्षण केंद्र में वितरित किए गए हैं। शहद मिशन 2017 में KVIC द्वारा शुरू किया गया है। शहद मिशन को स्वीट मिशन के अनुरूप शुरू किया गया है। SBI जो है की स्थापना, इसके बारे में और एडिशनल तथ्य पढ़ लेते हैं। तो SBI की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी जो लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। SCBD का मुख्यालय लखनऊ में है। और नाबार्ड जो है, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 22 जुलाई 1982 की हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की विशेषता है? किसान मान धन योजना की विशेषता क्या है? तो इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को
3,000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जाएगी। इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो एक स्वैच्छिक योगदान आधारित पेंशन योजना है। छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु जो है 18 वर्ष या उससे अधिक है, 40 वर्ष तक संबंधित सभी राज्य और केंद्र शासित भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक के खेती योग्य भूमि योजना में शामिल होने के पात्र हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। अब पेंशन फंड में किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच राशि का योगदान करना होगा और जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की तारीख अन्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के पश्चात इनको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। आगे है किसान पेंशन योजना का प्रवेश आयु सीमा क्या है। तो प्रवेश आयु समूह क्या है, तो है 18 से 40 वर्ष। क्या है, 18 से 40 वर्ष। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है गोवर्धन योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं था, तो वह जिला है प्रयागराज। इसके अलावा लखनऊ, ललितपुर और वाराणसी जो है यह गोवर्धन योजना के तहत प्रथम चरण में शामिल किए गए जिले हैं। इसके बारे में देख भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए गोवर्धन योजना जो है लागू करने में 2 साल लग गए थे और इसका कार्यान्वयन जो है पायलट परियोजनाओं तक ही सीमित रहा। पहले चरण में कौन कौन, तो लखनऊ है, वाराणसी और ललितपुर जिले को शामिल किया गया था और इस योजना जो है पंचायती राज निदेशालय द्वारा संचालित की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया है, तो कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प योजना का शुरुआत किया गया है। तो कुपोषण को मिटाने के लिए सबरी संकल्प योजना का शुरुआत जो है किया गया है। यह योजना जो है शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। 29 जिलों में 73,793 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत 7,09,012 महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में होता है। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। तो मुख्यमंत्री यूपी के देखेंगे तो यह है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल देखेंगे तो आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है। कुल जिले 75 और सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो ई जिला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई 2009 में। कब, 2009 में लागू की गई है ई जिला परियोजना। इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च मात्रा वाला नागरिक केंद्रों और डिलीवरी सुरक्षित करने के लिए मिशन मोड परियोजना है। डिलीवरी चैनल इंटरनेट कॉमन सर्विस सेंटर मोबाइल ऐप थे। कई डिलीवरी चैनल इंटरनेट कॉमन सर्विस सेंटर मोबाइल ऐप थे। कुशल पारदर्शी तरीके का उपयोग किया गया था। इसमें 6 जिलों को ई गवर्नेंस जिला की सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला जिला बना। जो उत्तर प्रदेश आपका 6 जिलों में ई जिला योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और 2010 से पूरे राज्य में यह लागू कर दिया गया। 2009 में तो स्टार्ट हुआ था और 2010 में आपका यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। आगे है पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। आगे आपका ई जिला जो है ई जिला जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक राज्य मिशन मोड परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य जो है कुछ उच्च मात्रा वाली सेवाओं को लक्षित करना है जो वर्तमान में NEGP के तहत किसी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा शामिल नहीं की गई हैं और ये बैंक एंड कंप्यूटरीकरण शुरू करने के लिए नागरिक सुविधा केंद्रों के रूप में योजना के तहत प्रारंभिक भाग के माध्यम से नागरिक केंद्रित हैं। आगे देखते हैं। खनिहाल अग्नि योजना सहायक योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी धनराशि यदि 5 एकड़ से अधिक की खेत हो की सहायता की जाती है। तो अगर जिसका खेत 5 एकड़ से अधिक है उसकी सहायता जो है 50,000 रुपये में की जाएगी। मान लीजिए कि अगर उसका कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो उसमें 50,000 रुपये प्रदान की जाएगी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत जो है 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ तक के नुकसान की स्थिति में किसानों को अधिकतम 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 5 एकड़ तक 40,000 और 5 एकड़ से अधिक होने पे 50,000 रुपये वास्तविक आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे देख भी लिए और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी ये दिया है कि 5 एकड़ से अधिक हो तो कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो 50,000 से अधिक। आगे देखते हैं दोस्तों। यूपी आसान किस्त योजना में
यूपी आसान किस्त योजना में कितनी किस्तें प्रदान की जाती हैं? तो कितनी किस्तें प्रदान की जाती हैं? तो टोटल 12 किस्त प्रदान की जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूपी आसान किस्त योजना जो 1 फरवरी 2020 को प्रारंभ की गई थी और यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता जिनके पास 5 किलोवाट तक की बिजली का कनेक्शन है उसे 12 आसान किस्तों अपना बिजली का बिल बकाया भुगतान कर सकते हैं और ग्रामीण उपभोक्ता के लिए 24 किस्तों में बकाया भुगतान किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना लाई गई है? तो किसके लिए लाई गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नवीन रोजगार छतरी योजना, यह योजना जो 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के गरीबों, दलितों और मजदूरों के श्रमिकों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा या किया जाएगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने महामारी के कारण विस्थापित और बेरोजगार अनुसूचित जाति के 7.5 लाख सहायता देने का लक्ष्य रखा है। लाभार्थी को प्रदान किए जाने वाली स्वरोजगार की राशि में ऋण के साथ साथ अनुदान की राशि भी शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। आगे है आपका उत्तर प्रदेश 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालय को अपने परिसर में स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो क्या स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो आरोग्य वाटिका को स्थापित करने का निर्देश दिया है। नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए लाजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स के तीसरे संस्करण के अनुसार गुजरात के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष सुधार करता है। उत्तर प्रदेश क्या है? शीर्ष सुधार करता है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसर में आरोग्य वाटिका यानी सेलिब्रिटी गार्डन लगाने की निर्देश दिया है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। आगे, निम्नलिखित में से किस योजना को हाल ही में 25 दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी? तो कौन सी ऐसी योजना थी 20 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी? वह है मुफ्त स्मार्टफोन योजना। क्या है? मुफ्त स्मार्टफोन योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 को मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार स्नातक और उसके ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। योजना के पहले चरण में लखनऊ में बीटेक, बीए, बीएससी, एमए, आईटीआई, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को लगभग 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इस योजना में से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की लड़कियों सहित लगभग 1 करोड़ छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक पहले चरण में मोबाइल और टैबलेट के लिए करीब 2035 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 2021 के तहत युवाओं को कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 9 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे गोपालक योजना के तहत। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 2021 के तहत 10 से 20 गाय रखने वाले पशु पालकों को बैंक द्वारा ऋण लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी ऋण का लाभ दिया जाएगा। और जो पशुपालक गाय भैंस धारण करते हैं उनके पास कम से कम 5 जानवर होने चाहिए। गाय भैंस धारण करने तो उनके पास कितने जानवर होने चाहिए? तो 5 जानवर होने चाहिए। राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसे उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 2021 के तहत पशुपालक को 10 पशुओं के हिसाब से 1.5 लाख की लागत से अपनी खुद का पशु आश्रय बनाना होगा। उसके बाद आप इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 10 पशुओं के हिसाब से 1.5 लाख लागत का खुद पहले निवेश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऋण मिलेगी। और इस योजना के तहत जो है बेरोजगार युवा जो हैं डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकास मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश विकास मिशन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश विकास मिशन जो है आपका
2013 में। कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो है, जिसे यूपीएसडीएम एसडीएम 2013 में शुरू किया गया था। यूपीएसडीएम एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है, जो राज्य के लिए कौशल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों को जोड़ता है। यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में लक्षित कौशल विकास के लिए कार्यवाहन एजेंसी है, जो विभिन्न राज्य विभागों जैसे ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण आदि के लक्ष्यों को पूरा करती है। इन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजन करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके तहत 14 से 35 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को उसमें उनकी पसंद में ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें अपने कौशल हासिल करने और उन्नत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसकी जो टैगलाइन वो है, सबको हुनर और सबको काम। सबको हुनर और सबको काम इसका टैगलाइन है। किसका टैगलाइन है? यूपीएसडीएम का। तो यूपीएसडीएम का अगर देखेंगे तो कब है शुरू किया गया था? तो 2013 में शुरू किया गया। इसका नाम है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जो 2013 में शुरू किया। टैगलाइन है सबको हुनर और सबका काम। पंचायती राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने के लिए झांसी में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह था सद्भावना ग्राम योजना। कौन था सद्भावना ग्राम योजना? आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगल योजना का लाभ किस तिथि के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं उठा सकती हैं? तो यह है 1 अप्रैल 2019। मतलब 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्म ली हुई जितनी भी बालिकाएं हैं वह कन्या सुमंगल योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कन्या सुमंगल योजना जो है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जो है 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। यह योजना जो है बालिकाओं वाले परिवारों के लिए है। यह योजना के तहत प्रत्येक परिवार जहां एक लड़की का जन्म होता है उसे 15,000 रुपये मिलेंगे। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उसकी उचित देखभाल करे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है 2017 में। कब? 2017 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी 2017 में शुरू की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना बालिकाओं के लिए है। बालिकाओं के लिए पैसा है। यह भाग्य लक्ष्मी योजना का नाम की नई विकास योजना का यह भाग्य लक्ष्मी योजना नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य जो है कन्या को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यद्यपि भारत ने बहुत प्रगति की है, फिर भी समाज जो है पुरुषों और महिलाओं को समान मंच प्रदान नहीं करता है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इन शर्तों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। द्वारा दी गई जो है किसके द्वारा योजना शुरू की गई है? तो यह है योगी आदित्यनाथ के द्वारा पर्यवेक्षित किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण विभाग के द्वारा पर्यवेक्षित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया सवेरा योजना किस विभाग के द्वारा शुरू किया है? तो यह नया सवेरा योजना जो है श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? श्रम विभाग के द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं। तो श्रम विभाग जो है 2 जून 2017 को नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। श्रम विभाग के द्वारा 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य जो है कामकाजी बच्चों की खोज करना, उसे बाल श्रम से मुक्त करना और उसकी सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक रूप से विकसित करने में मदद करना हो जाएगा। बाल श्रम में सबसे अधिक प्रभावित जो है 20 जिलों में निर्दिष्ट समुदाय हॉट स्पॉट बाल श्रम से मुक्त हो। 14 साल से कम उम्र के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर स्कूल भेजने के साथ ही तकनीकी कौशल देने की प्राथमिकता दी जाएगी। ये कार्यक्रम का कार्यान्वयन निगरानी जो है प्रखंड स्तर पर गठित बाल अधिकार संरक्षण समिति और जिला स्तर पर गठित जिला बाल श्रम उन्मूलन समिति के द्वारा की जा रही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का लक्ष्य जो है
भ्रूण हत्या को रोकना है, तो वह योजना जो है मुखबिर योजना। क्या है? मुखबिर योजना है। उत्तर प्रदेश ने मुखबिर योजना 2017 में शुरू की गई है। इसका लक्ष्य जो है राज्य को भ्रूण हत्या का शिकार होने से बचाना है। इस कारण से राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट कार्यदल का गठन किया है। भ्रूण हत्या को रोकने की सही जानकारी देने वाले को 60,000 रुपये मिलेंगे और एक काल्पनिक ग्राहक बनाने वाली महिला को 1,00,000 रुपये प्राप्त होंगे। एक काल्पनिक ग्राहक बनाने वाली महिला को 1,00,000 रुपये प्राप्त होंगे। ऑपरेशन में भाग लेने वाले सहायक को 40,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुखबिर का नाम छुपाकर रखा जाएगा। उसका पूरा खर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उठाएगा। फिर भी यदि खबर झूठी है तो मुखबिर को काली सूची में डाल दिया जाएगा। आगे है महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के मुद्दे से निपटने के लिए 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 2021 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से निपटने के लिए जो शुरू की गई वह है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। क्या है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो है 2021 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों को कुपोषण को मुद्दे से निपटना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 2017 में। कब? 2017 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है एक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना ने 1 करोड़ लाभार्थी को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और इसमें कुल जो धनराशि लगी है वो 4,000 करोड़ रुपये लगी है और यह 2017 में पेश किया गया था और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंधित है। तो वंदे मातरम योजना जो है महिलाओं के मुफ्त उपचार से जुड़ी हुई है। इसे 9 फरवरी 2004 से प्रारंभ किया गया है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य जो सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को पहुंच में सुधार करना और मात्र नवजात मृत्यु को महत्वपूर्ण रूप से कम करना और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता कराना है और सार्वजनिक और निजी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जो है मातृ मृत्यु दर को कम करना है। यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक योजना है। क्या है? पूर्णतः स्वैच्छिक योजना है। एक गाँव स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा के रूप में जाना जाता है। एक गांव स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा के रूप में जाना जाता है। वो निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है? तो यह है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये आता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घटकों में से देश के हर गांव को प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करना है। गाँव से चुने गए और इनके लिए उत्तरदायी आशा के समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आशा मुख्य रूप से गांव की विवाहित विधवा या तलाकशुदा निवासी होनी चाहिए जो मानतः 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग से हो। अगला है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा कितनी है? तो 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन किसने शुरू किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की है। वे राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। यह योजना जो देश भर में स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लक्ष्यों में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो पोलियो को 2005 तक उन्मूलित करना है, 2007 तक HIV की वृद्धि को शून्य पर लाना है और MMR को 2010 तक 100 लाख करना है। तो यह उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा, तीनों का तीनों इसमें शामिल है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है? तो आशा का कार्य क्या नहीं है? तो यह है प्रसव पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिलाओं को स्वस्थ रखना। ये तो सही है, इनका एक काम इनका रहता है। गर्भावस्था का पता लगाना, गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना, तो ये भी इनका सही रहेगा। पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, तो ये भी सही रहेगा। अब बच्चे के प्रसव का संचालन, ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा कि आशा का क्या कार्य नहीं रहता है, तो बच्चे के प्रसव का संचालन इनका काम नहीं रहता। आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है? तो वह है 18 से 50 वर्ष। कितना है? 18 से 50 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है का नामांकन 18 से 50 वर्ष तक है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया है। इसका औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर GST की छूट है। किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए प्राप्त होगा। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है आयुष्मान भारत योजना के संबंध में? तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवा वितरण का क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण, यही आपका सत्य नहीं होगा। बाकी ये स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का निर्माण करता है, भी सही है। दृष्टिगोचर स्वास्थ्य भारत और समृद्ध भारत है, तो ये भी सही है। अब व्यापक आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य का देखभाल करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों का तीनों इसका काम रहता है। बाकी ये वाला काम इसका सत्य नहीं, इससे संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वितरण और क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण। आगे देखते हैं, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाना है। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के समूहों को संगठित करना और संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को मजबूत करने और प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। कब? दिसंबर 2014 में। मिशन इंद्रधनुष का जो लक्ष्य है 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। आगे है, सामान्य दवाएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2016 में सरकारी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जो है यह 2008 में औषधि विभाग द्वारा जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था, जिसे 15-16 में PMBJP के रूप में फिर से इसका नया रूप दिया गया, जिसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यह योजना का उद्देश्य जो देखेंगे तो इसका गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का दायरा बढ़ाना, दवाओं पे होने वाले खर्चों को कम करना और इस तरह से प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को फिर से परिभाषित करना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न हो। आगे देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो यह है जननी सुरक्षा योजना जो है ये 100% केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। तो जननी सुरक्षा 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है। आगे है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है यह 1999 में शुरू की गई थी। कब? 1999। पिछली जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित, सुव्यवस्थित और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विस्तारित किया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक उत्पादन कार्यों के साथ पेश की गई। ग्रामीण
क्षेत्र में बेरोजगार गरीबों के लिए लंबी अवधि के लिए रोजगार पूरक नौकरियों के लिए संभावना बढ़ाने के लिए लंबी अवधि की संपत्ति सहित मांग संचालित गांव बुनियादी ढांचे। जे उसके अलावा देखते हैं तो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना का लक्ष्य जो है, लक्षित समूह वे हैं जो गाँव में रहते हैं, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति परिवारों और गरीबी में रहने वाले और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मनरेगा स्कीम कब पारित की गई थी? तो मनरेगा स्कीम जो है ये 2005 में पारित की गई थी। लागू कब की गई थी? तो 2006 में लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जब दुनिया तेजी से विकसित हो रही थी तब भी देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच लगभग 9 के बराबर थी। इसीलिए ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई थी। यह योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जानी थी, जबकि क्रम का निगरानी जो है योजना आयोग, अब जो नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, इससे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी के कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादन क्षमता का विकास करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? तो कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्या था? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी। आगे देखेंगे, आगे आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना कुल कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये दी जाती है। कितनी? 6,000 रुपये दी जाती है। ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन है? तो योजना है सहज। क्या है? सहज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है गरीब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए IRDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके बारे में देख लेते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978-79 में शुरू की गई थी और यह 2 अक्टूबर 1980 में सार्वभौमिक बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है उत्पादन रोजगार के अवसरों के लिए सब्सिडी बैंक ऋण के रूप में ग्रामीण गरीबों को सहायता करना। 1 अप्रैल 2019 को IRDP और संबद्ध कार्यक्रमों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों, क्षमता निर्माण, नियोजन गतिविधियों, समूहों के संगठन करने पर जोर देता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केटिंग लिंकेज भी शामिल थे। आगे देखते हैं, विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए पहली योजना कौन थी? तो पहली योजना कौन थी जो झुग्गी निवासियों के लिए थी? तो था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। क्या था? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो झुग्गी निवासियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण के उन्नयन के लिए शुरू की गई थी। यह पहली योजना थी जो विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए थी। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2 दिसंबर 2001 से की गई थी। इसे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसे हैदराबाद से शुरू किया गया था और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि का हिस्सेदारी का अनुपात 50-50 था। इसे 2005 में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता लागत अनुपात कितनी है? तो यह मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तरी पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90:10 की है। आगे है 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना है। क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना है। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें सड़क सिंचाई, सड़क सुरक्षा, आवास, जलपूर्ति, अवसंरचना, दूरसंचार कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण के निर्माण की परियोजना शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दूरसंचार कनेक्टिविटी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे सरकारी योजनाएं शामिल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
आगे इम्पॉर्टेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा जो प्रदान की जाएगी, जो योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। और 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। आगे है इसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त पोषण प्राधिकरण कौन सा है, तो वह है केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद है, भारत में उच्च उपज विविधता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1966 में शुरू किया गया था। उच्च उपज विविधता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भारत का पहला किसान उत्पादक संगठन FPO केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है UPFPO शक्ति। क्या है? UPFPO शक्ति। आगे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPFPO शक्ति का शुभारंभ किया है। यह गोरखपुर में एक कार्यक्रम में किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में एक पोर्टल है। यह देश में अपनी तरह का पहला है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाना है। UPFPO का अर्थ उत्तर प्रदेश किसान उत्पादक संगठन है और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। क्षेत्रफल जो देखेंगे तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो जिला है वह हापुड़ है। आगे है, 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है, तो शुरू किया गया है वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत गांवों के परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाला LED बल्ब 10 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब वितरित करेगी। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले में एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो हस्त निर्मित कागज जो है जालौन जिले में उत्पादित किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो है उद्देश्य जो भारत में स्वदेशी और विदेशी उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है। इसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। यह योजना जो है राज्य भर में 25 लाख बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य में से एक है। उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिलों में एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काली मिट्टी के पात्र एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो काली मिट्टी पात्र जो है आजमगढ़ जिले से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी पेंशन योजना के बारे में सही है, तो इसमें है 500 रुपये प्रति माह है महीने अर्थात 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो भूमिहीन है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। इसमें इसका दोनों सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं। तो 500 रुपये प्रति महीने अर्थात 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह 28 फरवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कन्या विद्या धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किस श्रेणी को उत्तीर्ण करने के बाद प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, तो 12वीं पास करने के बाद कन्या विद्या धन प्राप्त किया जा सकता है। आगे है, यूपी कन्या विद्या धन योजना एक कार्यक्रम है जो योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के नियमों के अनुसार चयनित आवेदक 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति अर्जित करेंगे। फंड छात्रों को यह उच्च शिक्षा का पीछा करने और राज्य के समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सबसे पहले यह निर्धारित था कि केवल यूपी स्टेट बोर्ड को ही 12वीं पास करने वाले छात्र की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हालांकि बाद में इस प्रावधान में संशोधन किया गया। इसमें CBSE, ICSE और यूपी मदरसा और संस्कृत मंडल सहित अन्य सभी शिक्षा बोर्डों के छात्र भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद के संबंध में लिखित में से क्या सही से मेल
नहीं खाता है। तो क्या नहीं सही से मेल खाता है? यह है अमेठी जो है, यह अमेठी में गुड़ का उत्पादन नहीं होता। इसके अलावा रया में खाद्य प्रसंस्करण यानी देसी घी हो जाएगा। अम्बेडकर जो है वस्त्र उत्पाद से संबंधित हो जाएगा। भदोई जो है कालीन से संबंधित हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला के उत्पाद के अनुसार मुनुज प्रोडक्ट अमेठी और प्रयागराज के हैं। गुड़ जो है अयोध्या और मुजफ्फरनगर से संबंधित है। कालीन जो है भदोई और मिर्ज़ापुर से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण देसी घी जो है औरैया से संबंधित है। अम्बेडकर नगर जो है टेक्सटाइल उत्पादों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगल योजना शुरू की गई थी। तो किसको बढ़ावा देने के लिए? तो यह है लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक को बढ़ावा देने के लिए सुमंगल योजना की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत की गई थी 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए भूमि विवाद को समाप्त करने और संपत्ति के विवादों पर अंकुश लगाने की योजना शुरू की है। तो वह कौन सी योजना है? तो वह योजना जो है आपका वह है विरासत। क्या है? विरासत है। इसके बारे में देख लेते हैं। एक नई पहल भूमि और संपत्ति मामले पर लंबे समय तक लंबित विवादों को सुलझाएगी और विवादित संपत्तियों को लक्षित करने वाले भूमाफियों तथा ग्रामीणों के शोषण को रोका जाएगा। और इस प्रणाली की शुरुआत के साथ ग्रामीण का किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होगा और वे अपनी नाम भूमि रिकॉर्ड एंड खतौनी में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है लेखपाल यानी राजस्व अधिकारियों के लापरवाह व्यवहार की जांच करना है, जो आमतौर पर इन मामलों की ठीक से नहीं देखते हैं। यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 1000 रुपये है। कितनी है? 1000 रुपये हैं। इसे 21 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था। कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण यूपी सरकार ने यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना प्रारंभ की थी और इसके तहत जो है 1000 रुपये से प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश की बजट 2021 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कौन सा था? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 22 फरवरी 2021 में घोषित किया गया था। इस बजट के तहत अभ्युदय योजना जो है यह टोटल 1 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 10 लाख होगा। 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS, IPS, PCS, NDA और CDS, नीट और जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरुआत की है। कोचिंग में नामांकित छात्रों को 1 टैबलेट प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है। आगे है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य जो है वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों के आय को दोगुना करना है? तो है किसान कल्याण मिशन। क्या है? किसान कल्याण मिशन के तहत जो इसका उद्देश्य 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना है। और 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंडों में किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह लंबे अभियान का समन्वय किया जाएगा। आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? लागू किया गया था 17 मई 2012 को। कब? 17 मई 2012 को लागू किया गया था। राम मनोहर लोहिया ग्राम समाज विकास योजना जो है यह समाजवादी पार्टी द्वारा 17 मई 2012 को लागू की गई थी। और इस योजना के तहत विकास के लिए जिले में 138 गाँवों का चयन किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, DGP देखेंगे तो देवेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के नृत्य देखेंगे तो चरकूला है, ख्याल है, रासलीला है, नौटंकी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश ने पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं।
यूपी सरकार उन्हें राज्य के विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित कर सकती है। तो कौन सी पोर्टल है? तो है मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार है। क्या है? मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार। इसके अलावा और भी पोर्टल देख लेते हैं। तो यूपीएफओ शक्ति जो जमीनी स्तर पर किसानों को लाभान्वित करना है। यू राइज जो है छात्र सशक्तिकरण के लिए एकीकृत पुनर्कल्पित निर्वाचन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षुओं के लिए छात्रों के लिए एकीकृत सशक्तिकरण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा विभाग प्रशिक्षण रोजगार और कौशल विभाग मिशन का एक सामूहिक प्रयास है। जन सुनवाई जो है जन सुनवाई ऐप जो है वेबसाइट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरी राज्य में एक समन्वित शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सिलाई उद्योग का केंद्र है? तो वह है बरेली। क्या है? बरेली है। बरेली जो है माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इत्र सुगंधित तेल के लिए देखेंगे तो कन्नौज है, इलाहाबाद है और लखनऊ है। कालीन निर्माण देखें तो बरेली है, बरेली है, अलीगढ़ है, इटावा है, मिर्ज़ापुर है। फर्श है कपड़े देखेंगे तो आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, बरेली। माचिस उद्योग बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है? तो वह नहर है शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर का निर्माण 1928 में बनकर तैयार हुई थी। शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया था। बेतवा नहर जो है इसका निर्माण 1985 में किया गया था और बेतवा नदी पर किया गया। हमीरपुर और खतौना इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। इसके अलावा निचली गंगा नहर जो है इसका निर्माण जो है 1878 में नरौना में पूरा किया गया था। इसमें कानपुर और इटावा नहर इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके आगे के पार्ट को मैं इसमें एक और पार्ट लाऊंगा, उसमें सारे के सारे आपके ग्रामीण परिवेश के जो योजनाएं से संबंधित जितने भी प्रश्न हो वो, उसके अलावा ग्रामीण परिवेश के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।